राम राम गाइस। इस वीडियो में हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन द हार्ट के ऊपर बात करेंगे, जिनको हमने अलग अलग टाइम पे यूज़ किया है। लेकिन ये वाला वीडियो जो है ये मेनली फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको समझाने के लिए है कि दवाई मेनली असर कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की बात करूंगा कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में देखिए, कुछ ड्रग्स ओरल होंगे और कुछ इंट्रावेनस होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी ओरल होती है, कौन सी आईवी होती है और वो असर कैसे करते हैं। तो जब ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स की बात होती है तो देखो, एस्पिरिन तो सभी आंसर कर लेते हैं, लेकिन आपको एस्पिरिन के सिवा दो और दवाइयाँ आनी चाहिए जो कि ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए दवाई का नाम क्लोपिडोग्रेल, और तीसरी जो दवाई है यहाँ पे एंटीप्लेटलेट आनी चाहिए, उसका नाम है टिकाग्रेलर। आपको डोज नहीं आती वो चलेगा, लेकिन दवाइयों का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनको अलग अलग वीडियोस में एक्चुअली पहले वाले वीडियो के रेलिवेंट सेक्शंस में मैंने डिस्कस तो किया है, लेकिन यहाँ मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि कहाँ पर ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का यूज़ होता है। और कई बार हम कॉम्बिनेशंस भी यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशंस मतलब कि हम दो दो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे रहे होंगे, जिसे हम डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी बोलते हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स होते हैं जो कि इंट्रावेनसली दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बिना नोट्स देखें मुझे एक का नाम बताएं। मुझे पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है और मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा, बट स्टिल आई वुड लाइक यू गाइस टू जस्ट से आउट एनी नेम जो आपको मालूम है जो इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग है। इनको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस भी किया गया है, खासकर नॉन एस्टिलिवेशन एमआई के साथ में। तो पहली दवाई जो आपको याद करनी है जो कि इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग है, उसका नाम है एप्टीफिबाटाइड। ये नॉन एस्टिलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना में यूज़ होती है। उसके बाद में एक और दवाई है जो टी से ही शुरू होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक का नाम है टिकाग्रेलर और दूसरे का नाम है टिरोफेबैन। तो आपको दोनों के अलग अलग नाम याद रखने हैं। टिकाग्रेलर जो है वो तो ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग है, लेकिन टिरोफेबैन इंट्रावेनस है। और फिर टिकाग्रेलर का जो छोटा भाई मान लीजिए, उसका नाम है कैनग्रेलर। ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो इसको हम इंट्रावेनसली यूज़ कर रहे होते हैं। तो टोटल मिला के 5 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं, 5 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो ऑब्वियसली एस्पिरिन है, क्योंकि इसकी जो 75 मिलीग्राम वाली टैबलेट है उसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। क्यों? हमें मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को प्रिवेंट करना होता है। जो 75 मिलीग्राम वाली टैबलेट है वो एंटीरिक कोटेड आती है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, ये ऑरेंज कलर की टैबलेट होती है। आप इंश्योर करना कि आपके जो पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो प्लेन एस्पिरिन ना खाएं, क्योंकि प्लेन एस्पिरिन खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो हमें हमेशा एंटीरिक कोटेड लो डोज एस्पिरिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। मतलब 75 मिलीग्राम वाली ये जो एस्पिरिन है, इसको क्यों दिया जाता है? तो ये है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के प्रिवेंशन के लिए। हमेशा लिखा होता है ईसी। ईसी मतलब एंटेरिक कोटेड टैबलेट। और ये एंटेरिक कोटेड का, जैसे आप इसमें भी देखें, इस डब्बे पे लिखा गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स। तो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट का मतलब यही है कि इनसे पेप्टिक अल्सर होने का, इनका इरोसिव गैस्ट्राइटिस होने के जो चांसेस हैं वो रिलेटिवली कम हो जाता है। तो हम एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन को रिकमेंड करते हैं एमआई के प्रिवेंशन के लिए। तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है? भाई, कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसकी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हो, जैसे कि 70%, 80%, 90% ब्लॉकेज है, तो उससे तो फ्यूचर में कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो जितने भी क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं उनको हम लो डोज एस्पिरिन चालू करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी बाईपास ग्राफ्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो बाईपास ग्राफ्टिंग मतलब ये नहीं कि दवाई नहीं खानी है, बाईपास ग्राफ्टिंग तो करेंगे ही करेंगे, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ्ट लगाते हैं। ये आई थिंक आपको ध्यान होगा कि कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है कि बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए जो बेस्ट बाईपास ग्राफ्ट होता है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट होता है। हम रेडियल आर्टरी का ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, बट बेस्ट बाईपास ग्राफ्ट इज इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्ट। तो जिन पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी हुई होती है उनमें भी हम लो डोज एस्पिरिन को रेगुलरली खाने के लिए रिकमेंड करेंगे। फिर अगर किसी भी पेशेंट में बैलून एंजियोप्लास्टी हुई, बैलून एंजियोप्लास्टी लिखने की जगह पे वो लिखेगा पीसीआई। पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। भाई, बैलून एंजियोप्लास्टी मतलब कॉर्नरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज थी उसको हमने बैलून से डायलेट कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो वो बैलून एंजियोप्लास्टी लिखता थोड़ा ईजी हो जाता है, इसलिए बहुत बार बैलून एंजियोप्लास्टी ना लिख के वर्ड लिखा होता है पीसीआई, मतलब परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। वो परक्यूटेनियस क्यों बोल रहा है? क्योंकि या तो रेडियल आर्टरी से एक्सेस लेके हार्ट की तरफ जाते हैं, या नीचे ग्राइन से फेमोरल आर्टरी से हम हार्ट की तरफ जाते हैं, तो उसे परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन बोलते हैं। और उसके बाद में स्टेंट लगा देते हैं।
तो जितने भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टेंटिंग हुई होती है, जिनके हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी में स्टेंट्स डाले होते हैं, उन सब में हम लो डोज एस्पिरिन दे रहे होते हैं। उसके बाद में चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, तो एक बारी तो स्ट्रोक हो गया, उसको दोबारा ऐसा ना हो। तो स्ट्रोक को रोकने के लिए, स्ट्रोक का नेक्स्ट एपिसोड रोकने के लिए हम पेशेंट को ये एस्पिरिन यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ एमआई, बट ये स्ट्रोक के रेकरेंस के लिए भी इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट। मैं पूरा ही लिखता हूँ क्योंकि 1 2 3 तो कार्डियक परस्पेक्टिव से थे, 1 2 3 जो थे वो तो कार्डियक परस्पेक्टिव से थे, लेकिन पॉइंट नंबर 4 जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के परस्पेक्टिव से है। ये दोबारा से अगर किसी को ऑलरेडी एक बारी इश्केमिक स्ट्रोक हो गया कि उसके हार्ट में क्लॉट्स थे एट्रियल फिब्रिलेशन से, वो क्लॉट्स ब्रेन में चले गए, उसे स्ट्रोक हुआ, तो वो दोबारा से ना हो, तो प्रिवेंट स्ट्रोक के लिए भी हम लो डोज एस्पिरिन को रिकमेंड कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये जो 4 कंडीशंस मैंने लिखी, इनमें बहुत बारी आप देखोगे कि जो फिजिशियन है वो पेशेंट को जानबूझ के 2-2 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स लिख देंगे। तो अगर 2-2 एंटीप्लेटलेट ड्रग किसी पेशेंट को दिए जाएँ तो उसे बोला जाता है DAPT, दैट इज़ डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। और यूजुअली जो आज के डेट में रिकमेंडेड एंटीप्लेटलेट थेरेपी है वो है एस्पिरिन 75 मिलीग्राम वाली, और साथ में टिकाग्रेलर 90 मिलीग्राम। डोज आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ लेगा कि भाई डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी कहाँ यूज़ होती है। तो ये जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताए, जिनकी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज थी या जिन्होंने ब्लॉकेज के लिए बाईपास ग्राफ्टिंग करवा भी लिया, ब्लॉकेज थी पर बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए उन्होंने ऑपरेशन करवा भी लिया, उनमें स्टिल क्योंकि फ्यूचर रिस्क तो रहता ही है, इसलिए हम प्रिवेंशन के लिए लो डोज एस्पिरिन को यूज़ कर रहे होते हैं। इस पे फिर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये एस्पिरिन आप इतनी जगह पे बता रहे हो तो ये काम कैसे करती है। तो एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो क्या करती है कि वो कॉक्स, जो एक एंजाइम होता है COX-1 एंजाइम, उसको इनहिबिट करती है। अब इसके इनहिबिट होने से होता क्या है, तो इसके इनहिबिट होने से केमिकल जो कि प्लेटलेट्स नॉर्मली बनाती है, ताकि अगर चोट लग जाए तो वो और प्लेटलेट्स को इनवाइट कर लेती है। जैसे मॉर्निंग में अगर आप शेव कर रहे हैं, आपको कट लग गया, तो प्लेटलेट जैसे ही वहाँ पे ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट उस पर जाके चिपक जाएगी और फिर वो और प्लेटलेट्स को बुलाती है। वो और प्लेटलेट्स को सिग्नल कैसे देती है कि भाई आ जाओ यहाँ पे क्लॉट बनाने में मदद करो। वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। आई रिपीट वंस अगेन, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है, ये एक प्लेटलेट एग्रीगेटर होता है। ये और प्लेटलेट्स को बुला रहा है कि भाई तुम भी आओ और मेरी मदद करो ताकि हम एक क्लॉट बना सकें और ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। लेकिन अगर आप इन प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिलीज होने वाले केमिकल थ्रोम्बोक्सिन A2 को बनने से ही रोक दोगे, और उसको बनता कैसे, COX-1 एंजाइम की मदद से। भाई बॉडी में सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। तो मैंने 3 बातें बोली। मैंने बोला पहले हम एक एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं जिसका नाम COX-1, COX-1 बंद होते ही थ्रोम्बोक्सिन A2 बनना बंद, और अगर बनना बंद हो गया तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं कर पाएंगी। तो बेसिकली एस्पिरिन का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, कि वो केमिकल जो नॉर्मली प्लेटलेट को एक से दूसरे से जोड़ के क्लॉट बनाने में मदद करता है, उसमें आपने यहाँ पर ब्रेक्स लगा दिए। अब एस्पिरिन के साथ में इशू यही रहता है कि वो गैस्ट्राइटिस कर सकता है, वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो तभी उसको हम पेशेंट को हमेशा ये बोलेंगे कि खाली पेट दवाई नहीं खाना, टेक आफ्टर फूड। सो नर्सिंग इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू एस्पिरिन इनटेक, आई कैन जस्ट राइट इट फॉर फॉर्मेलिटी। बाकी ये तो आसान ही है क्योंकि मैंने गैस्ट्रो रेजिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ था, तो उसी से आपको क्लैरिटी हो जाती है कि भी पेप्टिक अल्सर की पॉसिबिलिटी रहती है। तो 2 पॉइंट है, एक तो कि जो दवाई है वो दवाई जो है वो खाली पेट नहीं खानी है, टेक विद फूड। और टेक विद फूड के साथ में जो सेकंड जो एस्पेक्ट है वो यही है कि जो टैबलेट है उसको आपने एंटीरिक कोटेड टैबलेट हमेशा प्रिस्क्राइब करनी है, या एज अ नर्सिंग अफसर अपने पेशेंट को ये बोलना है कि जैसे वो केमिस्ट से दवाई लेके आया, बहुत बार ऐसा भी होना है वो दवाई लेकर वापस आ जाएगा, वो बोलेगा जी केमिस्ट ने मुझे ये दवाई पकड़ा दी। तो केमिस्ट तो अपने हिसाब से रैंडमली कोई भी ब्रांड और कोई भी टैबलेट पकड़ा देते हैं। आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको एंटीरिक कोटेड टैबलेट ही लेनी है। मतलब पत्ते पे देख लेना एंटीरिक कोटेड वर्ड लिखा हो, वो ऑरेंज कलर की टैबलेट होती है, उसके ऊपर कोटिंग है जिससे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। प्लस पेशेंट को ये बताना है कि वॉच फॉर, उसको ये नहीं बोलना कि खून आएगा, क्योंकि अगर हम ब्लड आने का बोलेंगे तो घबरा जाएगा, और वैसे भी फ्रैंक ब्लड तो आएगा नहीं ना। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर और धीरे धीरे खून का रिसाव हो रहा है
तो धीरे-धीरे जो खून का रिसाव होगा पूरे इंटेस्टाइन में जो ब्लड चलेगा, तो जो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं, वो उस ब्लड को तोड़ देंगे और जो पेशेंट का स्टूल होगा वो ब्लैक कलर का होगा, दैट इज़ ब्लैक टैरी स्टूल। सो हमेशा जब भी एस्पिरिन दी जाती है, नर्सिंग इंटरवेंशंस विद रिस्पेक्ट टू एस्पिरिन प्रिस्क्रिप्शन, यू मस्ट एक्सप्लेन टू द क्लाइंट कि भई फ्यूचर में आपको अगर ब्लैक कलर का स्टूल आता है, ब्लैक टैरी स्टूल को क्या बोलते हैं? मलिना। इसका मतलब है कि साइलेंट इन अंदर इंटरनली कोई अल्सर बना है जो कि धीरे-धीरे ब्लीड कर रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई तुरंत बंद करनी है। या फिर ब्रूजिंग हो जाए, ब्रूजिंग मतलब कि जो नील पड़ जाता है, जैसे थोड़ी-सी भी आप चोट लग जाए, चल रहे हैं दीवार से टक्कर हो जाए तो निशान पड़ जाता है ना नील, तो भई ज़ोर से लगे तो टक्कर हो तभी होता है, लेकिन यहाँ तो दवाई खा रहे हैं तो मिनिमल ट्रॉमा से भी ऐसा हो सकता है। और प्लस उसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे फ्यूचर में डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना है, दाँत निकलवाने के लिए जाना है, फ्यूचर में कोई ऑपरेशन के लिए जाना है, तो आपने बताना है कि भई एस्पिरिन मैं ले रहा हूँ, ताकि जो डेंटिस्ट है या जो भी आपका इंटरवेंशन होने वाला है आगे, उनको पता हो कि क्योंकि आप एस्पिरिन ले रहे हो, तो क्या उसमें बंद करनी है या नहीं करनी है। वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। आज की डेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम कार्डियक केसेस में एस्पिरिन बंद नहीं करी जाती, नहीं बंद करते। पहले बंद करते थे, अभी नहीं बंद करते, क्योंकि वो देखा कि भई एस्पिरिन बंद करी तो एमआई होने का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है ना, कि भई मान लो इसका फ्यूचर में कोई सर्जरी हो रही है, हमने एस्पिरिन तो बंद कर दिया, मैंने कहा भई ब्लीडिंग हो जाएगी सर्जरी के दौरान, लेकिन हमने देखा कि फिर ऑपरेशन के दौरान उसको हार्ट अटैक हो गया। ऑपरेशन के दौरान किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो सोचो कितना मुश्किल होगा उसको मैनेज करना। पेशेंट खुला हुआ है, सर्जरी हो रही है, एब्डोमिनल सर्जरी, और उसको ऑपरेशन के दौरान अगर हार्ट अटैक हो जाए, एमआई हो जाए, तो उसका बीपी क्रैश कर जाएगा, तो उसकी वजह से तो ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो जाएगी, हॉस्पिटल के ऊपर केस हो जाएगा। तो अभी ये गाइडलाइंस हैं कि एस्पिरिन शुड नॉट बी स्टॉप्ड बिफोर एनी रेगुलर प्रोसीजर, एंड वो डिसीजन अगर स्टॉप करना भी है तो वो ऑब्वियसली वो डिसीजन जो होगा वो जो भी सर्जन है या जो भी इंटरवेंशनल इंडिविजुअल है जिसने प्रोसीजर करना है वो डिसाइड करेगा। बट मैंने आपको बेसिक रूल बताया जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, कि आज के डेट में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है कि भाई आपको एस्पिरिन प्रोसीजर से पहले बंद नहीं करनी है। ये पुराने गाइडलाइंस थे कि भाई आप एक दिन पहले, मैं जब स्टूडेंट था 7 दिन पहले बंद कर दो, फिर हुआ 2 दिन पहले बंद कर दो, फिर था 1 दिन पहले बंद कर दो। अब वो कहता है बंद करो ही मत, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने स्टडी में देखा कि अगर हम एस्पिरिन बंद कर देते हैं तो फिर ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी है, एमआई होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अब हम पढ़ते हैं क्लोपिडोग्रेल के बारे में या टिकेग्रेलर के बारे में। ये दोनों भी ओरल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों किस तरीके से असर करती हैं। अब इन दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि प्लेटलेट के सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्लेटलेट को दूसरी प्लेटलेट के साथ बाइंड करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने दिखाया कि प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, तो ऐसे आपस में इंटरलिंकिंग हो जाएगी, जिसको अगेन हम प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये जो रिसेप्टर मैंने दिखाई यहाँ पर, इसका टेक्निकल नाम होता है P2Y12। ये P2Y12 रिसेप्टर क्या करते हैं, ये दोबारा से प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। अगर आप इनको ब्लॉक कर दो, ये जो दवाइयाँ ये क्या करती हैं, इनको ब्लॉक कर देती हैं। इनहिबिशन से मेरा मतलब है कि ये जो रिसेप्टर हैं ये ब्लॉक हो गए। अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन भी नहीं हो पाएगा, और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो क्लॉट भी नहीं बनेगा। तो क्लोपिडोग्रेल और टिकेग्रेलर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा हटके है। एस्पिरिन क्या कर रही थी, वो एक केमिकल का प्रोडक्शन ब्रेक लगा रही थी, उसका नाम क्या था, थ्रोम्बोक्सिन A2, जो कि प्लेटलेट्स को बुला रहा था। तो वो एक केमिकल है जो दूसरी प्लेटलेट को बुलाता है, लेकिन ये वो कनेक्शंस हैं जिनके थ्रू प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़ती है। तो आपने उन कनेक्शंस को भी अगर ब्लॉक कर दिया तो ये दवाइयाँ जो हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ये बेसिकली फ्यूचर में हार्ट अटैक, फ्यूचर में स्ट्रोक होने के चांसेस को सब्सटैंशियली रिड्यूस कर देती हैं। और तभी मैंने बोला कि आज की डेट में हम डबल दो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो उसको हम डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी बोलेंगे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स, जहाँ पर हम इनको फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं या थ्रोम्बोलाइसिस के लिए ड्रग्स बोलते हैं, जो कि ट्रेडिशनली मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स मतलब वो कर क्या रहे हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये सारी की सारी दवाइयाँ एक केमिकल बनाती हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मिन। और ये प्लाज्मिन क्या करेगा कि जो क्लॉट होता है उस क्लॉट के अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन मत बोलना, फाइब्रिनोजन तो प्रिकर्सर होता है, वो तो क्लॉट बनाने में मदद करता है, अब तो क्लॉट बन चुका है। तो क्लॉट के अंदर क्या होता है, अब बोलना फाइब्रिन इनसॉल्युबल। भाई क्लॉट इज बेसिकली अ मैश, एक जाल है। वो जाल किस चीज़ का बना होता है, वो फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स का बना होता है, जिनको फाइब्रिन आई या फाइब्रिन इनसॉल्युबल बोलते हैं। और वो बेसिकली होता यही है कि ये जो दवाई है
ये क्या करती है कि इस जाल को डिस्ट्रॉय कर देती है, ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल को डिसॉल्व कर देती है, फाइब्रिन सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देती है, तो जो रास्ता बंद हो रखा था वो खुल जाएगा। फिब्रोलाइटिक ड्रग्स को हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स काम कैसे करते हैं कि जो रास्ता बंद था उस रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। तो जैसे एनक्लेक्स के पर्सपेक्टिव से वो गोरे जो लोग हैं वो इस दवाई को कैसे पढ़ते हैं, क्लॉट बस्टर मेडिकेशन। बस्टर मतलब जैसे बम का ब्लास्ट हुआ ना तो डिस्ट्रॉय हो गया क्लॉट, तो क्लॉट बस्टर मेडिकेशन के नाम से हम इसको वेस्टर्न बुक्स में पढ़ रहे होते हैं। उसी दवाई को मैंने बताया कि भाई असर कैसे कर रही है, वो क्लॉट को डिसॉल्व कर रही है। कैसे कर रही है कि भाई फाइब्रिन इनसॉल्युबल था उसको सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरी थी, मान लीजिए ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, भाई मेजॉरिटी केसेस में तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज होती है और एक थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है जो कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर लेता है और इसकी वजह से पेशेंट को एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एमआई है वो एंटीरियर वॉल एमआई है। इस एंटीरियर वॉल एमआई में लीड नंबर V1 से लेके लीड नंबर V4 में जब आप पेशेंट की ईसीजी देखोगे तो उसमें आपको बड़ा करेक्टरिस्टिक सा एसटी एलिवेशन और साथ में टी वेव इन्वर्जन भी मिलेगा। ये जो मैंने एसटी एलिवेशन आपको दिखाया है इसको कई बार बुक्स में पार्डी साइन के नाम से लिखा हो सकता है। दिस एसटी एलिवेशन दैट आई हैव शोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्डी साइन और साथ में टी वेव का इन्वर्जन भी प्रेजेंट है। तो एमआई की वजह से ईसीजी का जो आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट होता है वो उड़ जाता है और जो टी वेव होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इस एमआई के पेशेंट में जब तक हम इस क्लॉट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके, या तो बैलून एंजियोप्लास्टी करिए, लेकिन अगर हम छोटे अस्पताल में काम कर रहे हैं, हम पेरिफेरी में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास बैलून एंजियोप्लास्टी की सुविधा ही नहीं है, हमारे पास कैथ लैब भी नहीं है, तो मुझे अगर इस क्लॉट को डिस्ट्रॉय करना है एक तरीका बैलून से इसका फोर्स से डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर अगर नहीं कर पाए तो फिर तो दिक्कत है, मतलब छोटे शहर में हम हैं तो भी हमारे पास तो नई फैसिलिटी होगी, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर इफ़ आई डोंट हैव अ कैथ लैब फैसिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी मैनेज तो कर ही सकते हैं। तो एसटी एलिवेशन के एमआई के पेशेंट्स में हम मेनली इस दवाई को यूज़ कर रहे होते हैं और वैसे ही क्लॉट जो होता है ब्रेन की ब्लड वेसल में बन सकता है तो उसे हम एक्यूट इश्केमिक स्ट्रोक बोल रहे होते हैं। तो दो प्राइमरी इंडिकेशंस मैंने बोले, एक तो कि ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया। ब्रेन की ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, जैसे कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी, या होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, या होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। भी तीन ही होती हैं, आगे की तरफ एंटीरियर सेरिब्रल, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेरिब्रल, बीच में मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो अगर किसी पेशेंट को इसके अंदर में क्लॉट बन गया और वो क्लॉट आया कहाँ से, या तो वो यहीं बना होगा या वो हार्ट से आया होगा। हार्ट में क्यों, क्योंकि पेशेंट को एट्रल फिब्रिलेशन रहा होगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एट्रल फिब्रिलेशन के जो पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनमें हार्ट ट्विच कर रहा होता है, तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो करता नहीं, ट्विच कर रहा होता है, तो स्टासिस हो जाता है ब्लड का, उससे क्लॉट्स बन जाते हैं और वो क्लॉट्स ब्रेन में चले जाएंगे तो उसे एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक बोलेंगे। तो अगर एमसीए में स्ट्रोक है, थ्रोम्बस है, या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी टेरिटरी में थ्रोम्बस है, तो वो ब्रेन का एरिया डेड होना शुरू हो जाएगा और जब तक आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे फिब्रोलाइटिक ड्रग से, पर्सन का जो हाफ बॉडी का पैरालिसिस है वो रिजॉल्व ही नहीं करेगा। तो एक बार आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है कि चाहे वो एसटी एलिवेशन एमआई है, चाहे वो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है, दवाई कर क्या रही है, वो प्लाज्मिन बना रही है और प्लाज्मिन बना के क्लॉट को डिसॉल्व कर रही है, इसलिए इसका नाम क्लॉट बस्टर मेडिकेशन है। हम दवाइयाँ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ हो रही होती हैं। जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है यहाँ पर, उसमें हमारे पास में जो सुविधा रहती है वो होती है स्ट्रेप्टोकाइनेस की। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस को कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव से पूछेगा भाई स्ट्रेप्टोकाइनेस एज अ मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बैक्टीरिया, तो आपका आंसर होगा ग्रुप सी, स्ट्रेप्टोकोकस। जी हाँ, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो दवाई है उसको हम ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। इसकी जो डोज होती है 1.5 मिलियन यूनिट्स होती है, उसको डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन के फॉर्म में देना होता है ओवर 1 आवर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज नॉट टू बी गिवन बोलस, जैसे कि सीधा आईवी कैनुला में सीधा नहीं लगा देंगे, मतलब देंगे तो आईवी कैनुला से ही, लेकिन आपने सिरिंज में जो भरा या जो निकाला वायल से बनाया स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो डायरेक्टली नहीं पुश करेंगे आप कैनुला में, आप उसको आईवी फ्लूइड्स का इन्फ्यूजन एक सेट करेंगे ड्रॉप्स पर मिनट का ऑर्डर लिख के, उसके बाद इन्फ्यूजन ओवर 1 आवर विल गो इन टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। एक और दवाई जो इसके अलावा आपको मालूम होनी चाहिए उसका नाम होता है एल्टेप्लिस। ये रिलेटिवली नई दवाई है और ज़्यादा महंगी है। एल्टेप्लिस को भी इन्फ्यूजन फॉर्म में देते हैं। इनफैक्ट एल्टेप्लिस का रूल ये होता है कि 10% जो इसकी जो भी डोज निकाली है आपने, 10% तो सीधा कैनुला में दे दो और बाकी जो बची हुई 90% डोज है वो इन्फ्यूजन फॉर्म में धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी में जाएगी। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस तो हम पूरा का पूरा ही इन्फ्यूजन देते हैं,
लेकिन एल्टाप्लेस जो दवाई है उसमें से 10% बोलस जाता है और 90% इन्फ्यूजन जाता है। जो लेटेस्ट वाली दवाइयाँ हैं टेनेक्टाप्लेस या इसके अलावा रेटाप्लेस, वो लेटेस्ट वाली दवाइयों के साथ में फ़ायदा आपको ये है कि इन दवाइयों में आपको इन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके लिए पूरी ड्रिप सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो टेनेक्टाप्लेस और रेटाप्लेस होते हैं वो सीधा ही बोलस के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। बोलस मतलब सीधा आपने आईवी कैनुला में दे दिया। देना आसान होता है ना भाई, कन्वीनियंस भी तो देखनी है हमने। तो बेसिक पॉइंट यही है कि आज की डेट में टेनेक्टाप्लेस, रेटाप्लेस दो वो महंगे हैं। उनको क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि उनको आपने बोलस सिंगल शॉट दे दिया, तो बोलस सिंगल शॉट देंगे तो वो फास्ट असर भी कर जाएगी, वरना ड्रिप में देंगे तो देने में टाइम भी लगता है। भाई ये ड्रिप में क्यों दे रहे हैं, धीरे धीरे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन चारों दवाइयों के साथ में साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग इन द ब्रेन का। इन चारों दवाइयों के साथ में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन है, तो इस वजह से ये गाइडलाइंस हैं कि भाई इनमें से दो को थोड़ा रिलेटिवली धीरे देना है। ओवर 1 आवर देते हैं, जबकि 90% ये जो बचा हुआ इन्फ्यूजन है ये ओवर 1 आवर देते हैं। और इनिशियल जो डोज है एल्टाप्लेस की वो 10% बोलस के फॉर्म में दी जाती है। मान लो 50 यूनिट बना तो 5 यूनिट हम बोलस दे देंगे, 45 मिलीग्राम इन्फ्यूजन दे देंगे। बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग मतलब कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहा, ब्रेन हैमरेज हो सकती है। ये दवाइयों के साथ में हमें बहुत केयरफुल रहना है कि जो इन्फ्यूजन रेट फाइल में लिखा है ऑर्डर में, हमें उसको फॉलो करना है। इतने ड्रॉप्स पर मिनट तो उतने ड्रॉप्स पर मिनट ही। अगर हमने इसको फास्ट दे दिया, 1 घंटे की जगह आधे घंटे में दे दिया, तो दिक्कत है कि ब्रेन हैमरेज हो सकती है। टेनेक्टाप्लेस, रेटाप्लेस का फायदा यही है कि वो तो बना ही बोलस गए, उनको रिलेटिवली देखा कि भाई ये तो देखो ब्रेन हैमरेज कैन अकर विद एनी ऑफ दीज ड्रग्स, लेकिन साथ में हमने देखा कि किसको हम फास्ट लगा सकते हैं, तो टेनेक्टाप्लेस और रेटाप्लेस को रिलेटिवली फास्ट एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ये दवाइयों को कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो जो यूजेस हैं, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेस या थ्रोम्बोलाइसिस के जो यूजेस हैं, वो यूजेस बेसिकली दो मैंने बताए थे, दैट इज़ एसटी एलिवेशन एमआई और एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं क्योंकि ये तो खैर मोस्ट स्टूडेंट्स को आता होगा, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक एंड एसटी एलिवेशन एमआई। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियोस अगर आप आगे सुनोगे तो मैंने ये कंडीशन वैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के साथ में भी पढ़ाई है। पल्मरी मैसिव पल्मरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के क्लॉट बना था लेग वेन्स में, पर वो लेग वेन से टूट के ऊपर गया हार्ट की तरफ और उसने पल्मरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। उसको पल्मरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। उसमें भी देयर वुड बी लाइक अ बिग क्लॉट विच इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द पल्मरी आर्टरी, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। एंड इवन एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया, एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के टॉपिक में टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पे भी क्लॉट हार्ट से चला और वो ब्रेन में जाने की जगह पे नीचे पॉप्लिटियल आर्टरी में जाके फंस गया, फेमोरल आर्टरी में फंस गया, तो पेशेंट को गैंग्रीन हो जाएगी, पूरे फुट की गैंग्रीन हो जाएगी, पैर काटना पड़ जाएगा। तो वो ना काटना पड़े, आई मीन एम्पुटेशन की नौबत ना आए, इसलिए हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं। सो यूजेस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर ओनली 4: acute ischemic stroke, then is gonna be ST elevation MI and massive pulmonary embolism। और इनफैक्ट आज की डेट में ST elevation MI के इलाज के लिए हम थ्रोम्बोलाइसिस फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है कि अगर मैं ऐसे अस्पताल में काम कर रहा हूँ जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा अवेलेबल है और मोस्ट हॉस्पिटल्स में होती है, तो हम प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि भाई ST एलिवेशन MI का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ST एलिवेशन MI इज प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। लेकिन अगर आप छोटे शहर में जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप थ्रोम्बोलाइसिस कर लेंगे। और थ्रोम्बोलाइसिस का क्योंकि साइड इफेक्ट ब्लीडिंग रहता है, तो देयरफॉर एग्जाम में वो ये भी पूछ लेगा व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। तो एक लिस्ट बना लेते हैं व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस जहाँ पर हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करेंगे। और किसी निमोनिक को बोलने की जगह पे मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। कि अगर वो बोलता है कि पेशेंट को पिछले महीने ब्रेन हैमरेज हुआ था और इस महीने इस महीने उसको, मतलब 1 महीना पहले उसको स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, और इस महीने उसको MI हो गया, ST एलिवेशन MI। तो अगर मैं MI बचाने के लिए चलूँगा तो मैं बचा तो लूँगा MI से, लेकिन उसको दोबारा से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। भाई अगर किसी पेशेंट को लास्ट मंथ ब्रेन हैमरेज हुई थी, हमने उसको सेव कर लिया, अभी इस महीने उसको MI हो गया, रिस्क फैक्टर होते हैं तो ऐसा तो हो ही सकता है कि पहले स्ट्रोक हुआ फिर MI हुआ। तो MI जब हुआ तो मैं इस पेशेंट में अगर थ्रोम्बोलाइसिस करता हूँ तो श्योर मैं MI का क्लॉट तो डिजॉल्व कर दूंगा, पर ब्रेन हैमरेज दोबारा से हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में फिर हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते। थ्रोम्बोलाइसिस की जगह पे बेटर है ना हम थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। ऐसे लोगों में हम क्या करेंगे, इनमें मतलब अब जिसको स्ट्रोक है,
राइट? तो उसमें आई वुड नॉट लाइक टू टेक अ चांस अगेन। तो सीएनएस ब्लीडिंग लिखा हो सकता है, ब्रेन हैमरेज लिखा हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग लिखा हो सकता है। मतलब बेसिक सा पॉइंट है कि ब्लीडिंग वर्ड अगर लिखा है तो यू शुड नॉट बी एडवाइजिंग थ्रोम्बोलाइसिस इन अ पेशेंट। जैसे कि कई क्वेश्चंस में वो क्या कर सकता है कि ब्लीडिंग लिखने की जगह पे लिख देगा कि पेशेंट का वारफेरिन चल रहा है। जैसे ये पेशेंट है, इसको आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व हमने लगाया था, मेटालिक प्रोस्टैटिक हार्ट वाल्व लगाया था माइट्रल स्टेनोसिस के लिए, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस का हार्ट का वाल्व ओरिजिनल वाला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जिसको मेटालिक प्रोस्टैटिक हार्ट वाल्व लगाते हैं उनमें तो हेपरिन चलना होता है, वारफेरिन चल, पहले हेपरिन देते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद में तो उनमें वारफेरिन चलना ही होता है। तो वारफेरिन इसको तो लाइफ लॉन्ग बेसिस पे चलेगा भाई। जो मेटालिक हार्ट वाल्व होता है मैंने बताया था लाइफ लॉन्ग चलेगा, लेकिन क्योंकि मेटल ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो मेटालिक प्रोस्टैटिक हार्ट वाल्व किसी को है और वारफेरिन उसका चल रहा है, और वारफेरिन के साथ में अगर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो की वैल्यू 1.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग लिखा हो, सीएनएस ब्लीडिंग लिखा हो, रीसेंट हेमरेजिक स्ट्रोक लिखा हो, वो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जहाँ पर आई वुड नॉट लाइक टू गो हेड विद सब्सिक्वेंट आई मीन थ्रोम्बोलाइसिस इन द केस। और उसी को पॉइंट नंबर 1 को ही घुमा फिरा के वो वारफेरिन टॉक्सिसिटी वर्ड नहीं लिखेगा। और टॉक्सिसिटी लिख दे तो आप बता ही देते भाई वारफेरिन टॉक्सिसिटी में भी ब्लीडिंग होती है और थ्रोम्बोलाइसिस भी ब्लीडिंग होती है, तो मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा। तो वो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो की वैल्यू दे देगा। आईएनआर कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैंने सब्सिक्वेंट इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब वारफेरिन डिस्कस होगा तो मैं अभी आईएनआर की कंसेप्ट को आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैथमेटिकल वैल्यू याद कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो आईएनआर अगर नॉर्मल से 1.7 टाइम्स से ज़्यादा है तो हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते। वैसे अगर किसी पेशेंट की थोरेसिक या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, कोई भी मेजर थोरेसिक सर्जरी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है इन द रिसेंट 10 डेज और सो, तो प्रीवियस 10 डेज में अगर इसका सर्जरी हुआ है, जैसे मान लीजिए उसको अयोर्टिक एन्युरिज्म था और अयोर्टिक एन्युरिज्म के लिए हम एंडोवेस्कुलर ग्राफ्ट लगा दिया, तो जहाँ हमने अनास्टोमोसिस किया उसके रिलेशन में ब्लीड हो सके रिस्क रहता है। तो 1 2 3 में देखो सब में कॉमन चीज़ यही है कि या तो ब्रेन हैमरेज है या कोई बड़ी सर्जरी है, तो फिर हम रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट नंबर 4 को पूछ लेगा। पॉइंट नंबर 4 से कंसेप्ट ये है कि अगर किसी मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 185 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है तो थ्रोम्बोलिसिस करना रिस्की है, बिकॉज जितना बीपी हाई होगा और आप थ्रोम्बोलाइज करोगे उतना अगर गलती से ब्रेन हैमरेज होगी तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए वो बोलता है कि आप ट्रीटमेंट दो पहले, लेकिन अगर दवाई देने के बावजूद भी बीपी कम नहीं हो रहा फिर थ्रोम्बोलिसिस नहीं करेंगे। गाइज अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मैं दवाइयाँ दे सकता हूँ ना, जैसे कि मैं निकार्डिपिन यूज़ कर सकता हूँ, मैं लबिटालॉल यूज़ कर सकता हूँ, सोडियम नाइट्रोक्साइड यूज़ कर सकता हूँ। तो बोलता है कि दवाइयाँ दे के आप बीपी कम कर लो, लेकिन अगर दवाइयाँ देने के बावजूद भी बीपी कम नहीं हुआ तो थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। तो प्लीज़ पूरा स्टेटमेंट समझना, हाई बीपी इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू थ्रोम्बोलाइसिस। हाई बीपी इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू थ्रोम्बोलाइसिस, इट इज़ हाई बीपी डिस्पाइट मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर बीपी बढ़ा है तो आपका काम ही यही है कम करने का। वैसे ही और मिसलेनियस हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की यंग एज में किसी लेडी को, जैसे उसको एसएलई था तो यंग एज में हार्ट अटैक हो सकता है, एमआई हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में हम नहीं देते क्योंकि प्लेसेंटा के आसपास ब्लीडिंग हो सकती है, उससे बेबी की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। वैसे अगर किसी पेशेंट को प्रलॉन्ग्ड सीपीआर मिला है 4 मिनट से ज़्यादा, तो आप जानते हैं कि आदमी ब्रेन डेड हो जाता है 4 मिनट में। किसी को 15 मिनट का सीपीआर मिला है और मैं उसको अगर थ्रोम्बोलाइज करूँगा तो वेस्टेज है ना दवाई की। वही दवाई मैं किसी यंगर पर्सन में लाइफ सेव करने के लिए यूज़ करूँगा जहाँ पे ज़रूरत है, और उसको अभी अभी हार्ट अटैक हुआ तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा ना। भाई किसी को 15 मिनट से सीपीआर मिल रहा है ना, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट था, एम्बुलेंस में आते आते उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो अगर मैं उनको दवाई दे रहा हूँ तो दवाई तो लिमिटेड ही होती है हमारे पास में, तो वो मैं किसी रिलेटिवली यंगर पेशेंट में जिसमें हार्ट की एक्टिविटी बेटर थी, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा बेटर हो जाता, तो मुझे जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करनी है। और वैसे भी स्ट्रेप्टोकाइनेस जो दवाई है ना, ये एक बैक्टीरिया से आइसोलेट होती है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकस। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ हैड अ प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, मतलब अगर पहले कभी पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस मिला था और आपने दोबारा से दिया तो एलर्जिक रिएक्शन अगर पहले हो चुका है, तो एलर्जिक रिएक्शन तो अगर एक बार हो जाए तो अगली बार तो और ज़्यादा होता है। वो आपने पढ़ा ना, इम्यूनिटी में कंसेप्ट होता है मेमोरी सेल्स का, कि वो इन्फेक्शन को ध्यान रख लेते हैं, वो एंटीजेनिक स्टिमुलस दवाई को याद रख लेते हैं। तो जो हमारी इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं
वो अगर दोबारा उसी चीज़ से इन्फेक्शन हो, तो जो एलर्जिक रिएक्शन होती है वो ज़्यादा सिवियर होती है, जो एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है उसके होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि थ्रोम्बोलिसिस के लिए ज़रूरी हैं। और इनफैक्ट मैं एक और लिख देता हूँ जिसमें अयोर्टा में टियर है, जिसका नाम है अयोर्टिक डाइसेक्शन। तो अयोर्टा में अगर टियर हो जाएगा तो सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जिकल रिपेयर करना पड़ेगा। ये कोई थ्रोम्बोलिसिस तो ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको एटलीस्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 8 और एक ये वाला ब्लड प्रेशर एलिवेशन वाला डिस्पाइट ट्रीटमेंट आना चाहिए। दो मैंने टोटल 8 बताए हैं। बट वो देखो ब्लीडिंग वर्ड नहीं लिखेगा। अगर वो खुद ही बोल दे कि इसको पिछले महीने ब्रेन हेमरेज हुआ था, इस बार हार्ट अटैक हो गया, तो भाई मैं थ्रोम्बोलिसिस नहीं करना चाहता, मैं पीसीआई का प्रोसीजर करवा लूँगा, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन से करा लूँगा। मैं मान लीजिए मैं बाहर हूँ छोटी जगह पे जहाँ पे मेरे पास नहीं है सुविधा, तो मैं एम्बुलेंस प्रोवाइड करूँगा, साथ में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ प्रोवाइड करूँगा, उसको ट्रांसपोर्ट करा दूंगा मैं बड़े अस्पताल में, वहाँ पे जाके उसकी पीसीआई हो जाएगी। तो बहुत बार आपने रेफरल देखे होंगे। भाई वो रेफरल क्यों है? क्योंकि भाई मेरे पास थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा थी, लेकिन पेशेंट का आईएनआर बढ़ा हुआ था, या उसको पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसके घर वाले ने बोला कि सर इनको तो पिछले महीने स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन हैमरेज था, मैंने सीटी स्कैन में देखा ब्रेन हैमरेज था, तो मैं नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा जी भाई आप इनको बड़े शहर लेके जाओ, वहाँ पे पीसीआई करवा लेंगे। और अगर इफ़ आई एम वर्किंग इन अ बिग हॉस्पिटल तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो थ्रोम्बोलिसिस की नौबत ही नहीं आएगी, फिर तो मैं सीधा ही परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन कर सकता हूँ। और खासकर पॉइंट नंबर 4 के लिए ध्यान रखना, इट इज़ नॉट ओनली एलिवेटेड बीपी, इट इज़ एलिवेटेड बीपी डिस्पाइट ट्रीटमेंट। कि आपने निकार्डिपिन, लविटालॉल, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, वो इतनी सारी आपके पास में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं, अगर वो सारी की सारी दवाइयाँ आपने इस्तेमाल कर ली और फिर भी बीपी शूट अप किया हुआ है, फिर तो वही बनता है कि ना करें, क्योंकि अगर वो ब्रेन हैमरेज हो गई तो बहुत फास्ट होगी, हम पेशेंट को लूज कर देंगे। भाई मेडिकल साइंस का रूल है फर्स्ट डू नो हार्म टू द पेशेंट, कि मैं एक बीमारी ठीक करने के लिए उसको ब्रेन हैमरेज दे दूँ, मैं उसको एक बीमारी ठीक करने के लिए उसको मैं इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट करा दूँ। सो दैट डज नॉट मेक सेंस, विच इज़ वाई ये 8 कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलिसिस बताए गए, जिसमें 2, 4 एंड 8 आपके लिए एज अ नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट है। एंड प्लस मैंने एक्सप्लेन किया कि थ्रोम्बोलिसिस के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे असर करती है। बिकॉज फार्मा में देखो बेसिक पॉइंट यही है कि जितने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, उन सबको एक ही पेज पे लिख लेना, सारी दवाइयाँ कैसे असर करती हैं, मेन मुद्दा, मैंने मुद्दे की बात, कैसे लंबी चौड़ी कहानी नहीं हुई, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं है। तो मेन यही है कि भाई ये प्लाज्मिन जनरेट करती है, एस्पिरिन जो होती है वो थ्रोम्बोक्सिन बनने से रोकती है, क्लोपिडोग्रेल जो होती है वो P2 वाइटल रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, और जुड़ नहीं पाएंगे तो क्लॉट भी नहीं बनेगा। तो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स और फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स आर वंस विच आर हाईली इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा एंटी क्लॉटिंग ड्रग, दैट इज लाइक वारफेरिन।